गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो इस समय का सिस्टम है वो एक कोरोना से ग्रसित हो चुका है। इस समय जो ये बीमारी चल रही है इससे बहुत सारे देशों को अब इकोनॉमिक लॉस हुआ है, इकोनॉमिक गिर गई है, ये आपने सुना होगा न्यूज़ में। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज आपको इकोनॉमी के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। आपने सुना होगा कि इकोनॉमी की वजह से इस देश की इकोनॉमी इतनी गिर गई, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी भी गिर चुकी है, थोड़ी बहुत गिर रही है। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हो रहा है, धीरे धीरे लोग अब अपनी अपनी इनकम के लिए वापस अपना काम करने लगे हैं। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि वहाँ की जो जनता होती है वो कैसे रहती है, वो कैसे कमाती है, कितना कमाती है। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और हमारे आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 21 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबल मतलब होता है विश्व एंड ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम सारे विश्व को एक साथ इकट्ठा करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर हम ये जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विच इज अराइजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंस्पायर करते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को क्रिएट करती हैं। एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जाम इन सोशल साइंस। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? फर्स्ट, the working of the whole world together with the cooperation and coordination। आप डेफिनेशन पे ध्यान दें, the working of whole world together with cooperation and coordination, it is called globalization। मतलब पूरी दुनिया जब एक साथ वर्क करती है, काम करती है, किस तरीके से काम करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, हेल्प करते हुए, एंड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ताल से ताल मिला के चलते हुए, तब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हम ये देखते हैं कि आज के समय में, पहले के समय में क्या होता था, जब एक देश आगे बढ़ रहा होता था वो ये चाहता था कि दूसरा देश आगे बिल्कुल भी ना बढ़े, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो ही उसकी एक रैंक बनेगी, उसकी पहचान बनेगी और उसका फायदा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में इसलिए ऐसा नहीं है, आज हर देश दूसरे देश के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कब उस देश की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि कोई एक देश ही हर चीज में आगे नहीं है, हर देश किसी न किसी चीज में आगे है। इसलिए आज पूरी दुनिया एक साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके चलती है, क्योंकि आज के समय में कोई एक देश की तरक्की खुद पे डिपेंड नहीं करती, दूसरे देश पे भी डिपेंड करती है कि वो आपका कैसा सपोर्ट करता है। इसलिए हमारे पास एक टर्म आया ग्लोबलाइजेशन, और ये टर्म जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारे पास आखिरी के कुछ 30-40 सालों में ही हमारे पास आया है। इससे पहले ग्लोबलाइजेशन था ही नहीं हमारे लिए। द वर्किंग ऑफ द होल वर्ल्ड टुगेदर विथ द कॉर्पोरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम जरा ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है। आज हम ये देखते हैं कि आज के समय में हर चीज की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आज फोन खरीदने जाना है, मेरे पास एक मोबाइल खरीदने जाना है, तो मेरे पास एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वीवो है, एप्पल है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग है, नोकिया है, माइक्रोमैक्स है, ब्लैकबेरी है, XYZ, बहुत सारी कंपनीज आज अवेलेबल है मार्केट में मोबाइल बेचने के लिए। पर आज से कुछ साल पहले ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। आज से कुछ साल पहले यदि आप मोबाइल खरीदने जाते थे तो आपके पास 2 ही 3 कंपनियां होती थी, सैमसंग या नोकिया। वैसे ही हम कार के साथ कह सकते हैं, आज हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज की कार है हमारे पास। यदि हमें खरीदना हो तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं। हम फोर्ड खरीद सकते हैं, हम फिएट खरीद सकते हैं, हम होंडा खरीद सकते हैं, ठीक है, हम मारुति खरीद सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। पर आज से कुछ समय पहले केवल फिएट और फोर्ड ही अवेलेबल होती थी, बहुत महंगी गाड़ियां होती थी। और ये वैरायटी केवल मोबाइल फोन और केवल कार्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आज हमारे पास वैरायटी हर सामान के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए शेविंग क्रीम, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए पेन, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए टीवी, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए आज छोटी से छोटी चीज, मार्कर से लेकर पेन से लेकर सब कुछ आज हमारे पास वैरायटी है। और ये सारी वैरायटीज क्यों अवेलेबल हो पाई? क्योंकि आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है। आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है।
आज दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है तो आज एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके बिजनेस कर पा रही है, और जब वो दूसरे देश में जाके बिजनेस कर पा रही है तभी हमें कुछ फायदा भी हो रहा है, हमें बहुत सारी चीज हमें सीखने को मिली। ठीक है, उन कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। वो हमारे देश में ही प्रोडक्शन करती हैं, हमारे देश के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन करती हैं और हमारे देश में उस चीज़ को बेचती हैं। हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है और हमारे देश में ये सब चीज़ें बिकती हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। 4 नंबर का ये टॉपिक है, बोर्ड में 4 नंबर का एक क्वेश्चन अवेलेबल होता है इससे। So what is globalization? The working of whole world together with cooperation and the coordination. So आज बोर्ड में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था इस बार या इसके पहले भी, वो था द फैक्टर इंस्पायरिंग द ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन था व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स इंस्पायरिंग द ग्लोबलाइजेशन। So what is globalization? The working of whole world together with cooperation and the coordination is called globalization. Now factor inspiring globalization. कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इंस्पायर करते हैं? So हमारा पहला फैक्टर है द एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जो आज फैल रही है उसके कारण से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। कैसे हम देखते हैं, आज आप देखेंगे कि आज से 50 साल पहले टेक्निकल नॉलेज नहीं था ज़्यादा हमारे पास, कुछ देशों के पास था, वो भी बहुत कम था। पर इन 50 सालों के दौरान जो लास्ट 50 इयर्स का जो हमारे लास्ट 5 डिकेड्स थे, जो आखिरी के 5 दशक थे, उसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत तेजी से फैला हुआ। आज आप किसी भी देश में बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते हो, किसी भी देश में बहुत इजीली सामान पहुंचा सकते हो, किसी भी देश से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी भी देश में, और किसी भी देश के थ्रू आप सैटेलाइट से उनकी मदद ले सकते हो। बट दिस इज द टेक्निकल नॉलेज, और ये टेक्निकल नॉलेज के कारण जो टेक्निकल नॉलेज का जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो फैल रहा है, जो रैपिडली डेवलप कर रहा है, इसके कारण से ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब टेक्निकल नॉलेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आज किसी देश के पास यदि कोई टेक्नोलॉजी है या कोई भी नई चीज है तो वो केवल अपने ही देश में नहीं सीमित रख रहा है उसे, अब उसे वो दूसरे देश में भी बेच पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इजीली ऐड कर पा रहा है। मैंने आपसे कहा क्योंकि आज कम्युनिकेशन इतनी तेजी से बढ़ गया है तो कोई भी देश की कंपनी आज अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेच पा रहा है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज बढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो इसलिए देश में बेच पा रहा है। आज आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो तो वो सामान केवल अपने ही देश से नहीं आता, कुछ सामान ऐसा होता है जो दूसरे देश से भी बेचा जाता है, एंड इट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, सो टेक्निकल नॉलेज का एक्सपेंशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैसे टेक्निकल नॉलेज डेवलप हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे आज से कुछ समय पहले जब हमें फोन खरीदना होता था तो हमें आज के दुकानों पे डिपेंड होना पड़ता था कि हमारे पास दुकान पे कैसे फोन है, कितने फोन है। पर आज यदि आपको फोन खरीदना है तो आप दुकानों से ज्यादा ऑनलाइन मार्केट पे डिपेंड करते हो। सो ऑनलाइन मार्केट पे केवल आपके ही देश से फोन नहीं अवेलेबल होते, वो दूसरे देशों से भी आपको फोन अवेलेबल कराते हैं। सो इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। सो टेक्निकल नॉलेज का एक्सपेंशन से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरल का मतलब होता है आजाद होना। अब आजाद होने की जो प्रोसेस है वो भी ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ समय पहले जब कुछ देश ऐसे होते थे जो अपने देश के मार्केट को, अपने देश की चीजों को अपने देश में ही समेट के रखते थे ताकि उनके देश की चीज दूसरे देश के पास ना पहुंच पाए और इससे कंपटीशन ना बने और वो ही अकेले मार्केट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप समझने की कोशिश करें कि आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जो कुछ देश होते थे वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट्स को केवल अपने ही मार्केट पे रखते थे, वो दूसरे देशों के मार्केट में उसे अवेलेबल नहीं कराते थे ताकि कंपटीशन से बचा जा सके। ठीक है, वो एक्सपोर्ट नहीं करते थे, वो केवल इंपोर्ट करते थे ताकि वो अपने स्टॉक को बनाए रखें। पर जैसे जैसे क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की प्रोसेस आई। आपने देखा होगा कि पहले सोवियत संघ कहा जाता था, बट सोवियत संघ, जो सोवियत यूनियन था, वो जब टूटा
और सोवियत यूनियन रसिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जब धीरे धीरे टूटनी हुई, तो इस लिबरलाइजेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है कि ये जो यूनियन बना था रसिया की, जो बहुत सारे देशों का जो यूनियन बना था, एक्चुअली में वो कर क्या रहे थे, जो कुछ देश थे वो चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी बेचें, पर चूंकि सोवियत यूनियन ये कह रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने ही देश में रखेंगे तो इससे वो अपोज करने लगे और धीरे धीरे फिर जब उनको लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही तो वो वहां से सोवियत यूनियन से अलग हो गए। सो जब वो अलग हुए तो इस लिबरलाइजेशन की प्रोसेस के कारण जब वो खुद के डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गए, सो उन्होंने लिबरल होने के बाद अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे उनको बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन मिला और कंपटीशन से वो डेवलप कर गए। सो द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन भी है, वो भी ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि कभी कभी जो आप एक सीमित दायरे में कैद रहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका मार्केट बाहर जाए क्योंकि आप लिबरल नहीं होते, पर जैसे ही आप अपने माइंड से लिबरल हो जाते हैं, आपके पास एक नई सोचने की तकनीक होती है कि अरे क्या होगा यदि मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में बेचूंगा, कंपटीशन ही बढ़ेगा ना, और कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, मुझे भी फायदा हो सकता है। ठीक ना। द थर्ड वन इज द एक्सपेंशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब देखते हैं, हम में से कुछ लोगों को यह लगता है कि यदि मुझे मार्केट में ग्रो करना है तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप मार्केट में अकेले ही हों। पर आप ये जानिए कि मान लें कि आप किसी एक मार्केट में हैं और किसी मार्केट में आपकी एक दुकान है और आप केवल उस मार्केट में केवल आप ही की दुकान है कोई जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचती है, तो सारे लोग आपके पास ही आएंगे। ठीक। और यदि मान लो कि उस मार्केट में 2 नई दुकानें खुल जाएं वही प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपका मार्केट कम हो जाएगा। सो आपको लगेगा कि आपको नुकसान होने लगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि कंपटीशन और मार्केट बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। किस तरीके से, ये देखेंगे कि उसी एग्जांपल को हम वापस देखते हैं कि आपकी उस एरिया में एकमात्र दुकान थी और 2 दुकानें और खुल जाती हैं। सो कुछ समय के लिए आपका मार्केट कम होता है, लेकिन जब पब्लिक ध्यान देती है कि आपकी जो सर्विस थी, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, वो उसमें नहीं मिल पा रही, तो सारे जो पब्लिक थी अब उनको एक एग्जांपल मिल जाता है कि नहीं, आप ही की दुकान का प्रोडक्ट काफी अच्छा है क्योंकि आप उसे बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल करा रहे हैं। सो इसलिए कभी कभी कंपटीशन और मार्केट बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ जाता है। आज होता क्या आता है कि यदि कोई देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपना मार्केट करती है, तो वो जो देश है वो भी उसके प्रोडक्ट से कंपटीशन करने लगता है, पर इस कंपटीशन से वो दूसरे देश की कंपनी जो आई होती है उससे उसको फायदा होता है। वो क्या करती है, वो कंपटीशन को अराइज करती है। वो कंपटीशन कैसे अराइज करती है, वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर देती है और एड्स करती है और उसमें नए नए क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स लाती है, और इस क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के चक्कर में होता क्या है कि वो अलग अलग तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, और जब धीरे धीरे कस्टमर अट्रैक्ट होने लगता है तो वो उसके प्रोडक्ट को खरीदने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि वो दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में इंस्टॉल हो जाती है, वो यहाँ पे सेटल हो जाती है, और इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हमें यह फायदा होता है कि वो जब ग्रो करती है, वो जब अपना नॉलेज इंप्रूव करती है, तो हम भी उसके साथ में कंपटीशन के कारण इंप्रूव करने लगते हैं। तो इससे उसको भी फायदा होता है और हमारे अंदर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। सो एक्सपेंशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट इंक्रीजेस द ग्लोबलाइजेशन। The fourth factor is the expansion of MNCs. Now, MNCs, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में अपनी वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है, उसे हम MNCs कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कहेंगे हीरो होंडा का आपने नाम सुना होगा। हीरो होंडा 2 कंपनियों से मिलकर बना था, हीरो एंड होंडा। हीरो इंडिया की कंपनी थी एंड होंडा जापान की कंपनी थी। सो जापान, होंडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जापान के पक्षी का नाम होंडा है। सो जब होंडा भारत में आई तो वो कार बनाती थी, ठीक है, पर मार्केट तो था नहीं अवेलेबल उसके पास कि वो एक नई कंपनी है, कैसे सेटल करेगी। तो उसने हमारे देश की एक कंपनी हीरो के साथ टाई अप किया। हीरो ने उसे मार्केट दिया
और होंडा ने दिया टेक्निकल नॉलेज। और ये दोनों ने मार्केट और टेक्निकल नॉलेज से मिलकर एक बड़ी कंपनी तैयार हुई जिसका नाम था हीरो होंडा। और वो हीरो होंडा आपने देखा हुआ कि बहुत बेहतरीन गाड़ियां बनाती थी, अच्छी अच्छी नई नई तरीके की नई टेक्नोलॉजीज के साथ गाड़ियां बनती थी। आज भले उनका टाई अप टूट गया, पर आपने देखा होगा होंडा कंपनी जापान में भी चलती थी और इंडिया में भी उसने अपना बिजनेस शुरू किया। सो होंडा कंपनी को हम कह सकते हैं एमएनसी। एग्जाम्पल था एमएनसी। सो एमएनसी वो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एक से ज्यादा देशों में अपना कारोबार करती है, बिजनेस करती है। सो एमएनसीज के बढ़ने से भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। सीधी सी बात है कि यदि कोई देश की कंपनी दूसरे देश में जाके भी बिजनेस कर रही है तो उससे वो अपने देश की टेक्नोलॉजीज को दूसरे देश में बेचेगी, अपने देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचेगा। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो ग्लोबलाइज कर रहा है, अपने देश के प्रोडक्ट्स को, अपने देश की टेक्नोलॉजी को दूसरे देश में बेच रहा है, वैश्वीकरण कर रहा है, फैला रहा है। सो एक्चुअली में एमएनसीज के बढ़ने से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आज हम भी धीरे धीरे अपने देश की कंपनी, जो हमारे देश की छोटी छोटी कंपनीज थी एक समय पे, वो दूसरे देश के साथ दूसरे देश में बिजनेस कर रही हैं, दूसरे देश के साथ टाई अप होकर बिजनेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गई। और वो जब दूसरे देश के साथ बिजनेस कर रही हैं तो वो अपने देश के प्रोडक्ट को भी दूसरे देश में बेच पा रही हैं। और इस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी भी अब ग्रो करने लगी है। क्यों ग्रो करने लगी है? क्योंकि आज इंडिया भी अपने देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेच पा रहा है और इससे हम अपने देश की इकोनॉमी भी कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा देश अब हमें पैसा दे रहा है। ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन एंड द लास्ट फैक्टर इज द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सीधी सी बात है, यदि आप किसी देश के साथ व्यापार करेंगे तो भी तो आपका इकोनॉमी बढ़ेगी। सो फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशियों के साथ व्यापार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज किसी एक देश के पास अवेलेबल नहीं होती। यदि आज हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि आज यदि हम देखें हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं या न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी होता है यूरेनियम, जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। सो यदि मुझे न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो मुझे यूरेनियम दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा और दूसरे देश से व्यापार करना पड़ेगा, मतलब मैं फॉरेन ट्रेड कर रहा हूँ। और यही फॉरेन ट्रेड का जो एक्सपेंशन होता है, यदि फॉरेन ट्रेड एक्सपेंड करने लगे धीरे धीरे तो वह अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करता है। सो हमने देखा कि ये जो 5 फैक्टर थे, ये सारे पांचों फैक्टर अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड कर रहे थे। व्हाट वर द 5 फैक्टर्स? एक्सपेंशन ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, हमारे टेक्निकल नॉलेज का एक्सपेंड होना, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, फ्रीडम होने की प्रोसेस है ना, एक्सपेंशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन और मार्केट के फैलने के कारण भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ने के कारण ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। सो ये सारी जो चीजें थी, इनके कारण में अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आज सारे देश एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस इज द फैक्टर्स इंस्पायरिंग द ग्लोबलाइजेशन। सो आज हमने एक 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार किया, आप उसे अपनी कॉपी में एक नोट तैयार करके रखेंगे 1.5 पेज के आसपास का। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट वाज द फैक्टर इंस्पायरिंग द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सो बाकी के हम कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स जिसको इस चीज की जरूरत है। थैंक यू।